Dear parents, first of all, I would like to welcome you and congratulate you for taking the first step towards your child transformation. In this lesson, we are going to discuss who am I, why I made this course, and ये course किन लोगों के लिए है और किस तरह से ये help कर सकता है, and all about super memory bootcamp. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट मी और आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए. सो माय नेम इज शेखर बागवान एंड आई एम ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मेमोरी एक्सपर्ट, पेरेंटिंग कोच एंड ऑल्सो आई एम ए करियर काउंसलर. डियर पेरेंट्स, मैंने पिछले 15 सालों में अपने ट्रेनिंग फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ में काम किया है. एंड 2018 के अंदर मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मेमोरी के अंदर. अलग अलग टॉपिक्स पे मेरे प्रोग्राम्स होते रहते हैं. सो वन ऑफ द बिगेस्ट डे ऑफ माय लाइफ व्हेन आई गॉट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2018. सो मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा. द मोमेंट आई रिसीव द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. मेमोरी गुरु नाम से मशहूर शेखर बागवान ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. शेखर ने 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट्स पहचानने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. इससे पहले पुराना रिकॉर्ड 1 मिनट में 25 फॉन्ट्स आइडेंटिफाई करने का था. शेखर ने पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 1 मिनट में 28 फॉन्ट आइडेंटिफाई कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इस रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले फॉन्ट की लिस्ट को रेंडमाइज किया गया और फिर शेखर बागवान नई फॉन्ट की लिस्ट में से 28 फॉन्ट 1 मिनट में बताए और नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया. फॉन्ट आइडेंटिफाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नया बनाया है. उसके अंदर 1 मिनट के अंदर मैंने 28 फॉन्ट आइडेंटिफाई किए थे और आज की तारीख में मेरा ऑफिशियली नाम गिनीज की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है. और ये हमने पहले इसकी गिनीज की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरा इसको अटेम्प्ट किया था और इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके इसके ऑफिस हमने भेजा था और उन्होंने वेरीफाई करके मुझे नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. सो व्हाई आई मेड दिस कोर्स और ये कोर्स बनाने के पीछे रीजन क्या है. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज चाइल्ड एंड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मेरी लाइफ में पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए, किस तरह से लोग मुझे बोलते थे या स्कूल में बोला जाता था मेरे बारे में, यू आर अ डफर स्टूडेंट, यू आर अ स्लो लर्नर. और जब मुझे चीजें याद नहीं होती थी, मैं एग्जाम में भूल जाता था, या मेरे जब नंबर कम आते थे तो नेबर्स के थ्रू जब मुझसे पूछा जाता कि आपने क्या स्कोर किया है, आपके कितने परसेंटेज आए हैं, सो मुझे जो बुरा फील होता था. और सेम फीलिंग और सेम इमोशन मैं रिलेट कर सकता हूँ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में कि उनको कैसा फील होता है. सो जो जर्नी मेरी रही है, जिस तरीके से मैंने उन चैलेंजेस को ओवरकम करके पढ़ाई में याद नहीं होना या जितना जल्दी हो उतनी चीजों को भूल जाना, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन है, जब मैंने ये जाना समझा और जब मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हासिल किया, वो सारा नॉलेज मैं इस कोर्स के माध्यम से लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स जो स्ट्रेस ले रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनकी मैं हेल्प कर सकूँ. सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन इस कोर्स को बनाने के लिए. और ये किन लोगों के लिए है, अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और आप अगर चाहते हैं कि बच्चों की स्टडी से रिलेटेड जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको आप साइकोलॉजिकल वे में कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं. और इस कोर्स से सबसे मेजर जो बेनिफिट होगा, आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ही आसानी से चीजों को लर्न कर पाएंगे. अगर उनको किसी तरह का एग्जाम से रिलेटेड फोबिया है, तो वो फोबिया होने के पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन है और वो किस तरीके से उसको ओवरकम कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस प्रोग्राम के माध्यम से सीखेंगे. सो ये 2 दिन की जो जर्नी रहेगी, ये किस तरह से रहेगी. डे 1 के अंदर आपको 2 लेसन मिलेंगे. लेसन 1 में हम जानेंगे मेमोरी प्रिंसिपल एंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग डन बाय पेरेंट्स, एंड सेकंड लेसन पेरेंटिंग स्टाइल एंड राइट अप्रोच, जो कि आपको डे 1 में रिसीव होंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में. एंड डे 2 के अंदर लेसन 3 मिलेगा, IQ वर्सेस EQ एंड व्हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड पेरेंट्स, आप कल जो संडे को मेरा लाइव वेबिनार होने वाला है, उसको आप अपने बच्चे के साथ में अटेंड कीजिएगा. एंड उसके अंदर आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने बच्चे की मेमोरी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं ब्रेन, माइंड एंड मेमोरी के, किस तरह से मेमोरी चैनलाइज होती है,
और आपके बच्चे का एग्जाम या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फोबिया डेवलप हुआ है तो वो क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन है। सो कल 2 बजे शार्प हम जूम मीटिंग के माध्यम से मिलेंगे। सो आप अपने मोबाइल के अंदर एक रिमाइंडर जरूर लगा लें ताकि कल का सेशन आप मिस ना कर पाए। इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो मेमोरी का क्या की प्रिंसिपल है और पेरेंट्स के थ्रू क्या नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है जिसकी वजह से भी बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है। देयर आर 3 रीजन जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है या बच्चा जितना जल्दी चीजें लर्न करता है उतनी जल्दी चीजों को भूल जाता है। तो सबसे पहला कारण है वो है साइकोलॉजिकल रीजन। सेकंड रीजन है बच्चों के पास में राइट गाइडेंस नहीं है। थर्ड जो रीजन है बच्चों के पास में प्रॉपर मेथड, टेक्निक और टूल नहीं है। बच्चा सिर्फ एक ही मेथड को यूज करता है, वो है रटने का। और बच्चा जब रट कर चीजों को याद करता है तो वो कुछ समय के लिए तो बच्चा लर्न कर लेता है, बट कुछ समय बाद में वो इंफॉर्मेशन बच्चे के माइंड से डिलीट हो जाती है क्योंकि बच्चे ने सीखा ही नहीं है या आपने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है कि माइंड को बेटर वे में इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज किया जाए, क्या अलग मेथड आप अपनी स्टडी में यूटिलाइज करें ताकि आपकी लर्निंग फास्ट हो सके। सो वो सारी चीजें इस मेमोरी बूट कैंप के माध्यम से आप जान पाएंगे। सो सबसे पहला जो मेमोरी का प्रिंसिपल होता है वो होता है लॉ ऑफ एसोसिएशन। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर 5 बंदरों को एक केज के अंदर रखा, बीच में एक लैडर रखी और लैडर के ऊपर रखे बनाना। जैसे ही बंदरों की नजर बनाना के ऊपर पड़ती है तो उनमें से एक बंदर लैडर के ऊपर चढ़ता है और बनाना खाने की कोशिश करता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि अगर कोई भी बंदर लैडर को टच करता है तो ये बिहेवियर को रोकने के लिए उन्होंने एक पैटर्न यूज किया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वाटर कैनन का यूज किया जिससे कि पानी बहुत ही फोर्स से आता है और वो चिल्ड वाटर यूज कर रहे थे जो कि बहुत ही ठंडा था। और जब ये पानी की बौछार बंदरों के ऊपर पड़ती थी तो उनको चोट लगती थी और उनको दर्द भी होता था। साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, मान लीजिए कि ये बंदर लेडर को टच कर रहा है और बनाना खाने की कोशिश कर रहा है तो इसको तो पनिशमेंट मिल ही रहा है, लेकिन साथ में इन चारों बंदरों को भी पनिशमेंट उन्होंने देना शुरू किया। ये प्रोसेस को उन्होंने रिपीट किया। जब भी कोई बंदर लैडर को टच करता था या बनाना खाने की कोशिश करता था तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसको पनिशमेंट तो किया लेकिन साथ में दूसरे बंदर को भी पनिशमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली एक इस तरह से सिचुएशन आ गई कि इन बंदरों के माइंड में एक एसोसिएशन बन गया कि हम में से अगर कोई भी इस लैडर को टच करेगा तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। सो फाइनली उनका बिहेवियर चेंज हुआ और उन्होंने क्या करा, अब कोई भी बंदर इस लैडर को टच करने की कोशिश नहीं कर रहा है और वो इस बनाना को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। जब फाइनली इस तरह की सिचुएशन आ गई तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, इन 5 बंदरों में से एक बंदर को केज से बाहर निकाला और एक नए बंदर को वो लेकर आया। और जब जैसे ही ये नया बंदर इस केज के अंदर आया और उसको ये लैडर नजर आई और लैडर के ऊपर उसको बनाना दिखे तो सबसे पहले वो भागता हुआ जाता है और उस लैडर के ऊपर चढ़ता है। और जैसे ही वो इस लैडर के ऊपर चढ़ता है तो ये जो 4 पुराने बंदर हैं ये इसको मारना स्टार्ट कर देते। अब ये इसको क्यों मार रहे हैं, क्योंकि इनका एक एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी इसको टच करेगा तो जो टच कर रहा है उसको तो पनिशमेंट मिल रहा है, साथ में हमें भी पनिशमेंट मिलेगा। तो ये चारों बंदर क्या कर रहे थे, उस पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए इस बंदर को मार रहे थे ताकि इस लैडर को वो टच ना करे और बनाना खाने की कोशिश ना करे। लेकिन इस बंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्यों मार रहे हैं। ना तो इसने वाटर कैनन को फेस किया था, ना इस पे पानी की तेज बौछार हुई थी, लेकिन जब भी ये बंदर इस लैडर को टच करता था ये चारों मिलकर इसको मारते थे। सो अगेन क्या हुआ, ये प्रोसेस जब 2-3 बार रिपीट हुआ तो फाइनली इस बंदर के माइंड में एक एसोसिएशन बन गया कि अगर मैं इसको टच करूंगा तो ये सब लोग मुझे मिलकर मारेंगे। और फाइनली इसने भी क्या करा, लैडर को टच करना बंद कर दिया और बनाना खाने की कोशिश को छोड़ दिया। और जब इस तरह की सिचुएशन आई तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, अब जो 4 पुराने बंदर थे उनमें से फिर से एक बंदर को रिप्लेस किया गया नए बंदर से।
अब जैसे ही नया बंदर उस केज में आता है, वो तुरंत भागकर लेडर पर चढ़ने की कोशिश करता है और बनाना खाने की कोशिश करता है। सो सबसे पहले ये जो 3 पुराने बंदर और साथ में जो नया बंदर अभी पुराना बना है, वो चारों मिलकर इस नए बंदर को मार रहे हैं। सो ये 3 बंदरों को तो पता है कि हम इस बंदर को क्यों मार रहे हैं, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि इन्होंने तो वाटर कैनन को फेस किया था। लेकिन ये जो चौथा बंदर है जो अभी पुराना हुआ है, इसको नहीं पता है कि इसको हम क्यों मार रहे हैं, क्योंकि बाकी सब मार रहे हैं, इसलिए ये भी इसको मारना स्टार्ट कर देता है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 बाय 1 साइंटिस्ट लोगों ने, अब सिचुएशन कुछ इस तरह के आ गई कि पांचों बंदरों ने किसी ने भी वाटर कैनन को या चिल्ड वाटर को फेस नहीं किया, राइट। बट अब इनमें से कोई भी इस लेडर को टच नहीं कर रहा है और ना ही बनाना खाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बनाना और लेडर को वो पांचों बंदर अवॉइड कर रहे हैं। सो अगर इनसे पूछा जाता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो शायद ये जवाब देते कि क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही होता है। सो अल्टीमेटली इस स्टोरी का क्या आउटकम है कि जैसे जैसे हमारे माइंड में पैटर्न डेवलप होते हैं किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, जब भी वापस वैसी कोई सिचुएशन आती है, उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन आती है, तो हमारा माइंड एक प्रिंसिपल को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएशन। यानी उस तरह की परिस्थितियों से या उस तरह की सिचुएशन से जो इमोशन बना होता है या जो फीलिंग बनी होती है, तुरंत माइंड क्या करता है, उस इमोशन को, उस फीलिंग को जनरेट कर देता है। लॉ ऑफ एसोसिएशन सबसे बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है बच्चों की स्टडी से रिलेटेड। एवरी चाइल्ड इज ए यूनिक एंड जीनियस। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा जीनियस है। कोई भी बच्चा डफर नहीं होता है, कोई भी बच्चा स्लो लर्नर नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और 15 साल की जर्नी में मैंने आज तक कभी किसी स्लो लर्नर बच्चे को या डफर बच्चे को नहीं देखा। हो सकता है टीचर को नहीं पता हो या पेरेंट्स को नहीं पता हो कि उन तरह के बच्चों को किस तरह से टैकल किया जाए। सो मार्क माय वर्ड्स पेरेंट्स एंड टीचर्स, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है या आपकी बात नहीं मान रहा है, सो डोंट क्रिटिसाइज, डोंट पनिश। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं या उसको पनिश करते हैं, तो वो बच्चे की और आपकी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाएगी, उससे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहले पेरेंट्स एंड दूसरे टीचर्स। बट कहीं ना कहीं अननोइंगली इन दोनों की वजह से बच्चों के माइंड में स्टडी के रिगार्डिंग एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है, जो भी एक कारण है आपके बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लेना या पढ़ाई से दूर भागना। कैसे, मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। अधिकतर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टडी को यूज करते हैं एज ए पनिशमेंट के फॉर्मेट में। कैसे, मान लीजिए बच्चा कोई गलती कर रहा है, बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, बच्चा जिद कर रहा है, तो आप गुस्से में क्या बोलते हैं या डांट कर उसको इस तरह से बोल देते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि सभी पेरेंट्स ऐसा करते होंगे, लेकिन अमूमन पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं। अगर आप अपने बच्चे को, मान लीजिए बच्चे ने कोई गलती करी है, और जब बच्चे ने गलती करी और आप बच्चे को जब डांट रहे और बोलते हैं कि जाओ पहले अपना होमवर्क करो, जाओ जाके अपनी पढ़ाई करो, सो अल्टीमेटली आप क्या सिग्नल दे रहे हो बच्चे के माइंड में पढ़ाई से रिलेटेड। और बच्चा पढ़ाई को कैसे ले रहा है, बच्चे को एक ही चीज समझ में आती है कि पढ़ाई एक तरह से मुझे पनिशमेंट के तौर पर मिल रही है। पढ़ाई के साथ में बच्चे का बाय डिफॉल्ट एक एसोसिएशन बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज पनिशमेंट। सो मेक श्योर कि अगर आप ये इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे के साथ में पढ़ाई का जो इमोशन होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव। बच्चे का पढ़ाई के साथ में इमोशन होना चाहिए फन। लेकिन अगर ये इमोशन अगर नेगेटिव हो जाता है, जैसे पनिशमेंट के फॉर्मेट में बच्चा ले लेता है, तो बच्चा फिर पढ़ाई से दूर होना स्टार्ट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा पैटर्न के रिगार्डिंग, किस तरह से माइंड के अंदर पैटर्न डेवलप होते हैं और अकॉर्डिंग दैट पैटर्न हमारा माइंड किस तरह से एक्शन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए एक ब्लेजर या कोट खरीदना चाहते हैं। अब जब आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में देखते हैं
कि किसी ने रेडीमेड गारमेंट की शॉप ओपन करी है और न्यूली ओपन शॉप हुई है, तो आप कोशिश करते हैं कि चलो एक बार इस नई शॉप में चलकर देखते हैं, कुछ नई वैरायटी आई होगी। सो आप उस शॉप में जाते हैं और वहां पर आप ब्लेजर देखते हैं और वहां पर आपको एक ब्लेजर पसंद आ जाता है। और जब आपको वो ब्लेजर पसंद आ जाता है, तब आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। शॉपकीपर बोलता है कि इसकी प्राइस है 5000 रुपीज। जैसे ही उसने 5000 रुपए बोले, आपने क्या करा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में गए। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ में गए हो परचेज करने के लिए, या हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ में गए हो। जब आपने आपस में डिस्कशन किया और पूछा कि यार इसका कितना हमें देना चाहिए, तो आपने आपस में डिस्कशन करके, तो आपके फ्रेंड ने, आपके हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, 5000 तो बहुत ज्यादा है, अगर ये हमें 4000 में दे देता है तो हम इसको ले लेंगे। तब आप क्या करते हैं, बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर दे। और जब आप शॉपकीपर को बोलते हैं कि भैया ये हमें आप 4000 में दे दो, तो सामने वाला बोलता है कि नहीं नहीं, 4000 में तो पॉसिबल नहीं होगा, हम मैक्सिमम आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि हमने न्यूली इस शॉप को ओपन किया है। सो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ से नाराज होकर जाए। बट फिर भी आपका आप एक दूसरे के साथ में बार्गेनिंग का सिलसिला आगे बढ़ता है, और आप फिर बोलते कि नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम 4500 दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। लेकिन शॉपकीपर अटक जाता है 4600 रुपए के ऊपर। लेकिन अब आप वो एक्स्ट्रा अमाउंट देना नहीं चाहते। सो फाइनली आपने कभी अपनी लाइफ में इस तरह का एक्सपीरियंस किया होगा कि आप क्या करते हैं, आप दुकानदार को बोलते हैं कि भैया हम 4500 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, अगर आपको लगता है कि आपको देना चाहिए तो आप ये हमें दे दीजिए। तो आप फाइनली क्या करते हैं कि उस दुकान से बाहर निकलते हैं। अब अमूमन जो आपकी स्पीड होती है चलने की, वो कुछ कम होती है। बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में क्या चलता है कि अगर इस शॉपकीपर को लगेगा तो ये हमें पीछे से कॉल कर लेगा और ये हमें 4500 के अंदर ये ब्लेजर प्रोवाइड कर देगा, राइट। सो बैक ऑफ द माइंड ये आपके माइंड में कैलकुलेशन चल रही होती है। और जैसे ही आप उस शॉप से बाहर निकलने वाले होते हैं, वो आपको कॉल कर लेता है। और जैसे ही वो आपको कॉल करता है, आप उसको 4500 रुपए देते हैं और वो ब्लेजर खरीद लेते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या चीज हुई, किसी ने नई शॉप ओपन करी। अब उसने इनडायरेक्ट वे में अपनी एक ब्रांडिंग कर दी कि यहाँ पर बार्गेनिंग होती है ना। मैं इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाना चाहूंगा। अब 2 महीने बाद में अगर आप उस शॉप पर वापस से कुछ और परचेज करने के लिए जाते हैं, और अगर आपको कोई और चीज पसंद आ जाती है, जब आप सामने वाले से प्राइस पूछते हैं और मान लीजिए सामने वाला उसकी प्राइस अगर 6000 रुपीज बताता है, क्या आप उसको 6000 रुपए देंगे? नो, यू वोंट गिव 6000 रुपीज। वाई? क्योंकि अब आपके माइंड में वो पुराना एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि आपका उस शॉप के रिगार्डिंग पैटर्न डेवलप हुए माइंड में। सो आपने अपना एक्सपीरियंस रिकॉल किया कि लास्ट टाइम जब हमने एक ब्लेजर पसंद किया था तो 5000 रुपीज इन्होंने बोले और इन्होंने फाइनली हमें 4500 में प्रोवाइड कर दिया। सो अभी ये 6000 रुपीज बोले तो इजीली ये मुझे 5200 या 5300 के अंदर ये चीज मुझे प्रोवाइड कर देगा। नाउ ये कैलकुलेशन आपके माइंड में भी चल रही होती है, और सेम कैलकुलेशन उस शॉपकीपर के माइंड में भी चल रही होती है। तो वो क्या करता है, जो एक्चुअल प्राइस होती है उसको बढ़ाकर वो आपको बताता है। सो कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग का पैटर्न बन जाता है उस दुकान के रिगार्डिंग। नाउ दिस इज द एग्जांपल वन। नाउ हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसी एग्जांपल को मैं दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं, और फिर देखिएगा कि अब आपके माइंड में किस तरह के पैटर्न डेवलप होते हैं। मान लीजिए आप अपने हस्बैंड के लिए ब्लेजर खरीदने के लिए शॉपिंग करने के लिए गए, और आपने एक शॉप देखी जो न्यूली ओपन हुई है। वहां पर आप जाते हैं, आपको एक ब्लेजर पसंद आता है, और जब वो ब्लेजर पसंद आता है आप उससे पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। सामने वाला आपको बताता है कि इसकी प्राइस है 5000 रुपीज। लेकिन आप बोलते हैं अपने हस्बैंड या अपने फ्रेंड से डिस्कस करने के बाद में कि हम इसके लिए आपको 4400 दे सकते हैं। बट सामने वाला आपको एक चीज बोलता है कि मैम हमारे यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होती है, दिस इज द फिक्स्ड प्राइस शॉप। तब आपको क्या लगता है, फिर भी आप क्या करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। आप बोलते हैं कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा आपको 4600 दे देंगे, 4600 रुपए हम आपको दे देंगे। लेकिन सामने वाला फिर से आपको बोलता है कि मैम थैंक यू वेरी मच, शॉप में पहली बार आए हैं और हमने न्यूली इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, बट हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं एंड हमारे यहाँ बार्गेनिंग नहीं होती।
तो फाइनली आपने फिर थर्ड बार ट्राई किया और आपने बोला कि लास्ट हम आपको 4800 रुपये दे सकते हैं। सो अब आप चेक कर रहे हैं कि क्या ये मुझे देगा या नहीं देगा, तो फाइनली आप उस दुकान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अगेन आपकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, आप दुकान से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो सामने वाला आपको कॉल भी नहीं करता है। अब कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपको ब्लेजर तो खरीदना है और वो आपको पसंद भी आ गया है। अब जब आप 3-4 और दुकान भी ट्राई करते हैं, अब आपको कोई और ब्लेजर समझ में नहीं आता है, तो फाइनली आप क्या करते हैं, वापस उसी दुकान पे आते हैं और उस इंसान को 5000 रुपए देके वो ब्लेजर आप खरीदते हैं। सो अगेन अब क्या हुआ, आपके माइंड में इस दुकान के रिगार्डिंग नए पैटर्न डेवलप हुए कि यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होती है, दिस इज द फिक्स प्राइस शॉप। आई होप सो कि दोनों एग्जांपल आप समझ पा रहे हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल में अगर देखिए उसको और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो आप समझेंगे कि मान लीजिए अगर आप दोबारा शॉपिंग करने उस शॉप पे जाते हैं और अगर आपको कोई चीज समझ में आती है, सो फाइनली आप जस्ट उसका प्राइस टैग देखेंगे या उससे प्राइस पूछेंगे, लेकिन आप वहां पर बार्गेनिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगेन आपके माइंड में उस शॉप के रिगार्डिंग जो पैटर्न डेवलप हुए और माइंड उस एक्सपीरियंस को यूज करेगा और फिर आपको एक जवाब देगा कि इस शॉप पर बार्गेनिंग नहीं होती बिकॉज दिस इज द फिक्स प्राइस शॉप। नाउ सेम सिचुएशन देखिए, क्लाइंट आप हैं, कस्टमर आप हैं, किसी ने अपनी दुकान स्टार्ट करी, एक इंसान ने अपनी शॉप की ब्रांडिंग कुछ इस तरह से करी कि हमारे यहाँ पर बार्गेनिंग होती है। वहीं पर दूसरे इंसान ने अपनी शॉप की मार्केटिंग कुछ इस तरह से करी, हमारे यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होती है। इट्स ए फिक्स प्राइस। ये एग्जाम्पल से मैं आपको क्या चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक चीज समझिए कि आज की जो जनरेशन है बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही एक्टिव है। बच्चे को बहुत अच्छे से पता है कि अपने माँ बाप से किस तरह से काम को निकलवाना है। सो पेरेंट्स अधिकतर गलती क्या कर देते हैं कि जब बच्चे को वो किसी चीज के लिए ना बोलते हैं, लेकिन बच्चा अलग अलग तरीके जब ट्राई करता है, चाहे वो डांट कर, चाहे गुस्सा कर कर या चीजों को फेंक कर, तो फाइनली उस बिहेवियर को उस समय रोकने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने नो को यस में कन्वर्ट। या काफी बार आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, जब आपके कोई गेस्ट आए हुए होते हैं तो बच्चे उस समय अपनी बात को मनवाने के लिए वहां पर सीन क्रिएट करते हैं। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपने पहले नो बोला था उसको आप यस में कन्वर्ट करते हैं और बच्चे के माइंड में ये पैटर्न डेवलप हो जाते हैं कि यस, मम्मी अभी जो अब मुझे नो बोल रही है या पापा मुझे अभी जो नो बोल रहे हैं, इनसे यस कैसे बुलवाया जा सकता। सो अल्टीमेटली अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपनी अपनी ब्रांडिंग अलग तरीके से करती है। सो यहाँ पर आपको क्या करने की जरूरत है, आपको हमेशा एक चीज प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करना है कि जब आपने एक बार के लिए यस बोला है चाहे नो बोला है, फिर आपको उसको चेंज नहीं करना। अब ये भी आपके बच्चे के माइंड में अलग पैटर्न डेवलप होंगे। नाउ ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और इसका पढ़ाई से क्या लेना देना है। मान लीजिए जब बच्चा डिमांड कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तब आप गुस्से में क्या करते हैं, बच्चे को अमूमन इस तरह से बोल देते हैं कि जाओ पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई पे फोकस करो, तुम्हारे नंबर तो आ नहीं रहे। सो अल्टीमेटली बच्चे को एक चीज लगता है कि बात कुछ और हो रही थी और मुझे उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए या पनिशमेंट देने के लिए पढ़ाई की बात कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली बच्चे के माइंड में दूसरे पैटर्न डेवलप होते हैं स्टडी के रिगार्डिंग एंड एक अप्रोच जो बनती है वो कहीं ना कहीं स्टडी के रिगार्डिंग नेगेटिव बनती है। सो मैंने अभी तक आपको दो चीजें शेयर करी। पहला मैंने आपको बताया है कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप अपनी ब्रांडिंग बच्चे के माइंड में किस तरह से करते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया और लॉ ऑफ एसोसिएशन का एग्जाम्पल दिया। सेकेंड चीज, कभी भी बच्चे को पनिशमेंट आपको नहीं देना है, और पनिशमेंट अगर आप कर रहे हैं किसी वजह से तो पढ़ाई को तो बिल्कुल भी पनिशमेंट के फॉर्मेट में आपको यूज नहीं करना, राइट। नाउ सेकंड मिस्टेक क्या होती है, जाने अनजाने पेरेंट्स टीचर्स की एक नेगेटिव इमेज बिल्ड कर देते हैं बच्चों के माइंड। किस तरीके से कर देते हैं, मान लीजिए बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, आप बच्चा जिद कर रहा है, डिमांड कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। सो फाइनली आप क्या बोलते हैं, पहले कुछ मदर इस तरह से बोलती थी कि आने दे तेरे पापा को, तेरे पापा से मैं शिकायत करती हूँ। तो अब वो पैटर्न बदल गया है पापा वाला,
पापा की बजाय उसको रिप्लेस कर दिया है कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने टीचर्स के साथ, कि मैं कल तेरे टीचर से बात करती हूँ, क्लास टीचर से बात करती हूँ, तेरी क्लास टीचर को मैं शिकायत कर दूँ। अब क्लास टीचर को पता ही नहीं है या उस टीचर को पता ही नहीं है कि आपके घर में क्या मैटर चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और थी और पेरेंट्स ने जाने अनजाने एसोसिएट कर दिया टीचर को। सो अब बच्चा डर जाता है कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप टीचर को मत बोलना, प्लीज प्लीज आप टीचर को मत बोलना, यानी आप क्या कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने के लिए टीचर को यूज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चे के माइंड में टीचर के साथ में एक नेगेटिव एसोसिएशन बन जाता है। नेक्स्ट टाइम जब बच्चा स्कूल में जाता है या कोई क्लास अटेंड करता है तो बच्चा पहले से ही उस टीचर से डरा हुआ होता है। सो मेक श्योर इन दोनों चीजों को आप अवॉइड करें। पहला, जब भी अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, स्टडी को पनिशमेंट के फॉर्मेट में यूज ना करें। सेकेंड चीज जो मैंने आपको पैटर्न बताया लॉ ऑफ एसोसिएशन का और ब्रांडिंग का मैंने एग्जांपल दिया। थर्ड चीज मैंने आपको बताई कि एक टीचर को आप यूज ना करें बीच के अंदर। जब भी आप अपने बच्चे से कोई बात कर रहे हो तो कभी ये चीज ना बोलें कि मैं तेरी शिकायत टीचर से करती हूँ, क्योंकि टीचर का और बच्चे के साथ में जो एसोसिएशन बन रखा है वो स्टडी के रिगार्डिंग बन रखा है, और आपका जो कोई मैटर है उसमें अगर आप टीचर को इन्वॉल्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में भी नेगेटिव पैटर्न डेवलप हो जाते हैं, और वो भी एक कारण होता है बच्चे को स्टडी से दूर करने का। आई होप सो कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। और तीसरा जो मैंने आपको चीज क्लियर करी है लॉ ऑफ एसोसिएशन का। अभी आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको एक टास्क सबमिट करना है। वो टास्क इस तरह से होगा, यहाँ पर मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम मेंशन करी है आपके बच्चे के स्टडी के रिगार्डिंग। सो आप इस तरह से टास्क कंप्लीट करेंगे। एक मैसेज आपको टाइप करना है, उस मैसेज में आपको लिखना है मेरा नाम ये है और मेरे बच्चे का ये नाम है, उसकी एज ये है, और आप अपने बच्चे से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं वो आपको टाइप करना है। और जो इस लेसन में आपने चीजें सीखी, यानी क्या आपने लाइफ में कभी वो एक्सपीरियंस किया है ब्रांडिंग का और नॉन ब्रांडिंग का, यानी जो मैंने पैटर्न का एक को एग्जांपल दिया है किस तरह से मेमोरी पैटर्न में काम करती है, लॉ ऑफ एसोसिएशन का, अगर आपने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस भी किया है देन उसको भी आप जरूर जिक्र कीजिएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कि बीइंग ए पेरेंट्स आप किन तरह की चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। सो ग्रुप के अंदर I want everyone should reply, and once again I would like to tell you please make a reminder on your mobile, so live session को आप मिस ना कीजिए और वो लाइव सेशन अपने बच्चे के साथ में अटेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।